तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में आता है डायपोल मोमेंट, फिर उसके बाद बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, ये सब आते हैं बॉन्ड पैरामीटर में। चलो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायपोल मोमेंट। डिफाइन द डायपोल मोमेंट विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं डायपोल की कि डायपोल क्या होता है। डायपोल दो चार्जेस की असेंबली है जिसमें से एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और इनके बीच डिस्टेंस स्मॉल डी है। इसको हम कहेंगे डायपोल। डायपोल इज एन असेंबली ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। फिर इसके बाद डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम लिख लो। तो ये होता है डायपोल मोमेंट। अब चार्ज की यूनिट कूलाम और डिस्टेंस आप मीटर में ले लो, सेंटीमीटर में ले लो, तो कूलाम इनटू मीटर, ये हो जाएगा डायपोल मोमेंट और डायपोल मोमेंट की यूनिट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ये जो डायपोल होता है ये बहुत छोटा होता है। जैसे अब मैं बात करूं HCl मॉलिक्यूल की, तो जो HCl मॉलिक्यूल है वो बहुत छोटा है। तो यहाँ पर H और Cl की मैं बात करूं तो यहाँ पर डेल्टा निगेटिव आ जाएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे? एक डायपोल, ठीक है। तो HCl एक डायपोल है। Which of the following molecules will not have zero dipole moment? तो एक काम करते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। अब देखो डायपोल मोमेंट का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, और ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता रहा होता है कि ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो निगेटिव की तरफ, ये इसका डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जो मेटेलिक है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। बात करते हैं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी होगी और यहाँ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0। तो CO2 में डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0। स्ट्रक्चर बना के देखना, आप स्ट्रक्चर सही बना लोगे डायपोल मोमेंट सही निकाल लोगे। अब बात करें वाटर की, वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का बेंड शेप्ड है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, इन दो लोन पेयर की वजह से ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, वैसे ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो लोन पेयर की वजह से ऊपर, अब इसकी वजह से और इसकी वजह से रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो वाटर का डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ। तो CO2 का डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है क्योंकि ये जो डायपोल है ये इसको कंप्लीटली कैंसिल कर रहा है, और वहीं यहाँ पर लोन पेयर की वजह से ऊपर ये डायपोल, तो ओवरऑल ऊपर की तरफ आ रहा है नेट डायपोल मोमेंट। अब बात करते हैं BeF2 की। BeF2 में ये मेटल है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0। तो BeF2 के केस में भी डायपोल मोमेंट 0 है, लीनियर स्ट्रक्चर है, एक डायपोल दूसरे डायपोल को कैंसिल कर रहा है। अब बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया का स्ट्रक्चर बनता है पिरामिडल NH3, ये देखो लोन पेयर। अब लोन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट ऊपर आना है, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इन तीनों की वजह से भी ऊपर आना है। तो इन तीनों की वजह से ऊपर, लोन पेयर की वजह से ऊपर, तो नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहले सही स्ट्रक्चर बनाना है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव ये एरो बनाना है। ये देखो, ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये एरो बनाना है।
ऐसे करके देखना है। अब देखो जैसे BeCl2 की मैं बात करूं तो BeCl2 का डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या एक लीनियर, सुनना ध्यान से, तो क्या एक लीनियर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो ही होगा? जैसे कि CO2 देखो लीनियर है, डायपोल मोमेंट जीरो है। BF2 जीरो आया, BCl2 जीरो आया। नहीं, ऐसा नहीं है कि लीनियर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो HF लीनियर है, अब ये देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। Why is dipole moment of HF higher than HCl? बात करें हम HF की और बात करें हम HCl की, अब इसमें से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? अब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो पार्शियल चार्जेस आएंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और डायपोल का मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। H और F के जो न्यूक्लियस के बीच की दूरी है वो आ जाएगा D। तो अब देखो ये जो डायपोल मोमेंट है ये चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो देखो यहाँ पर ये जो चार्ज है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है डायपोल मोमेंट को देन डिस्टेंस। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे HF है, ये HF का स्ट्रक्चर है, ये HCl का स्ट्रक्चर है, ये HCl हो गया और ये HF हो गया। अब इस सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी ये है, इस सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी है, लेकिन चार्जेस ज़्यादा अफेक्ट करते हैं डायपोल मोमेंट को। ये जो डिस्टेंस है इसमें बढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर चार्ज जरा सा भी बढ़ गया तो वो डायपोल मोमेंट को ज़्यादा बढ़ाएगा, चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पर HF का डायपोल मोमेंट HCl से ज़्यादा है। आपको रीज़न लिखना है कि यहाँ फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसकी वजह से इसके पार्शियल चार्जेस ज़्यादा हैं और इसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। Account for the following. BF3 molecule has zero dipole moment. चलो तो BF3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये BF3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बोरॉन मेटल है, फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर देखो ये डायपोल ऊपर की तरफ, ये दो नीचे की तरफ और इसका रिजल्टेंट आएगा नीचे, तो ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो BF3 मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मोमेंट। क्यों? क्योंकि भाई ये जो इसका रिजल्टेंट है, देखो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग निकालना है इसको, इसका ये और इन दोनों का रिजल्टेंट ये, तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन जो BF मॉलिक्यूल है, जो BF बॉन्ड है वो पोलर है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वैसे तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो यहाँ पर पार्शियल माइनस और प्लस चार्जेस आएंगे, मतलब ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा डिस्पर्स रहेगा। तो यहाँ BF जो है ये डायपोल की तरह एक्ट कर रहा है, इसका एक पर्टिकुलर बॉन्ड अगर हम बात करें, ये डायपोल है, पोलर है। पोलर मतलब पार्शियल चार्जेस, दो पोल हैं, जहाँ जहाँ दो पोल डेवलप हो रहे हैं, प्लस और माइनस चार्ज मतलब दो पोल डेवलप हो रहे हैं, इस वजह से ये पोलर है। लेकिन जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो जो ये डायपोल है इस डायपोल को कैंसिल कर दे रहा है, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट डायपोल वो जीरो है। तो BF3 मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट ऑल्थो BF बॉन्ड्स आर पोलर। BF बॉन्ड पोलर रहेंगे, लेकिन जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक दूसरे के डायपोल को कैंसिल कर देंगे। Why dipole moment of CO2 is zero while H2O is polar? Both have similar formula.
देखो ये सवाल ये पूछना चाह रहा है कि CO2 एंड वाटर, ये दो स्ट्रक्चर है और CO2 का डायपोल मोमेंट जीरो है, वहीं वाटर का जो है वो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ऐसा क्यों? इसका आंसर छुपा है इसके स्ट्रक्चर में। CO2 लीनियर है, वाटर लीनियर है क्या? नहीं, वाटर लीनियर नहीं है। लोन पेयर की वजह से ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा नॉन पोलर, है ना। एक डायपोल इधर एक डायपोल इधर कैंसिल हो गया। और वैसे ही यहां पर ये डायपोल ऊपर की तरफ और इनका ओवरऑल रिजल्टेंट डायपोल इधर आ जाएगा, रिजल्टेंट डायपोल। तो यहां पर CO2 लीनियर है, इसका डायपोल मोमेंट इसलिए जीरो है, और वहीं इसका जो शेप है वो बेंट है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इनने बॉन्ड को धक्का दे दिया है जिसकी वजह से बॉन्ड थोड़े टिल्ट हो गए। तो वाई डायपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज जीरो? लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से। आउट ऑफ NH3 एंड NF3 which has higher dipole moment and why? ठीक है, चलो NH3 का स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बस सही बनाना, तभी डायपोल सही बना पाओगे। ये NH3 और बात करें NF3 की, NCERT का क्वेश्चन है ये। अब लोन पेयर की वजह से तो ऊपर होता है, तो लोन पेयर की वजह से ऊपर हो गया। हाइड्रोजन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन डायपोल की डायरेक्शन ये, फिर डायपोल की डायरेक्शन ये, फिर डायपोल की डायरेक्शन ये। अब देखो तीनों की तरफ से डायपोल ऐसा और इसकी वजह से भी ऊपर, तो यहाँ पर नेट डायपोल जो है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ पर इन तीनों की वजह से नेट डायपोल ऊपर की तरफ है। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर, अब नाइट्रोजन फ्लोरीन में कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव? नाइट्रोजन। फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर ये जो एरो हैं ये उल्टे हो जाएंगे क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर ये तीन डायपोल नीचे और एक ऊपर। आप देखो एक ये ऊपर आ रहा है और इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये डायपोल मोमेंट नियरली जीरो होगा। तो यहां पर इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, NH3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है NF3 से। जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है वो वाटर में ज़्यादा डिसॉल्व होता है, क्योंकि उसके पास क्या है कि उसमें प्लस माइनस चार्जेस का सेपरेशन ज़्यादा है, और वाटर में भी प्लस माइनस का सेपरेशन ज़्यादा है। तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आउट ऑफ वाटर एंड BeF2 कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर बनाना है। ये है BeF2, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका डायपोल मोमेंट जीरो। और वाटर का मैंने बताया ये बेंट शेप है, और वाटर का बेंट शेप की वजह से डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ। अब H2O का जो स्ट्रक्चर है आपको कैसे बनाना है? अरे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन बनाओ। अब फिर यहां लगाओ 2 हाइड्रोजन। अब ये जो 2 लोन पेयर हैं इसकी वजह से ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इस तरीके से बेंट स्ट्रक्चर बना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट? तो सबसे पहली एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी। अब जैसे मैं कहूं HCl का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, वाटर का नॉन जीरो है, NH3 का नॉन जीरो है। तो जिनके डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होंगे, जिनका कुछ पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट होगा, वो वाटर में आसानी से डिसॉल्व होंगे, उनकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, उनका पोलर नेचर ज़्यादा होगा। यही सिग्निफिकेंस है डायपोल मोमेंट का। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी। From each of the following pairs, select the molecule with the higher value of property mentioned against them. Justify your answer as well. यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल दिए हैं H2 और H2S, और इनमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करने को बोला है। अब आप बोलोगे सर H2O का स्ट्रक्चर ये हो गया और H2S का स्ट्रक्चर भी सेम है, ये बेंट है तो ये भी बेंट है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट
104.5 होता है और H2S का बॉइलिंग पॉइंट इससे काफ़ी कम होता है, 90 की रेंज में होता है। अब 90, 91, 92 कुछ हो सकता है, 90 डिग्री अपन मान लेते हैं कि हाँ भाई इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। अब ऑक्सीजन और सल्फर टॉप टू बॉटम जाने पे, जबकि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम ये सब सिमिलर ग्रुप के एलिमेंट हैं। अब H2 और H2S की बात करें तो H2O का बॉन्ड एंगल है 104.5 और H2S का 90 है। तो यहाँ पर साइज में या बॉन्ड एंगल में एक रैपिड डिक्रीज देखने को क्यों मिला, इसकी अपन चर्चा करते हैं। क्यों भाई ऐसा क्या हुआ? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ऑक्सीजन सेंटर पे है और वो इन बॉन्ड्स को टाइटली होल्ड करके रखेगा। जैसे ये दो बॉन्ड है, इनको टाइटली पकड़ के रखेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 104.5 है। लेकिन यहीं इस सेंटर पर अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया तो जो सल्फर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं है, ये उसको उतना टाइटली पकड़ के नहीं लगेगा, जिससे बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सल्फर है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर देन ऑक्सीजन रिजल्ट्स डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल। अब बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। अब देखो N2 और O2, N ट्रिपल बॉन्ड N है, O डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ पर इसका N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है देन ऑक्सीजन। तो N2 की बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेजोनेंस। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेजोनेंस विथ रेफरेंस ऑफ कार्बोनेट आयन। सबसे पहले कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। अब देखो ये सारे स्ट्रक्चर आपको तब समझ में आएंगे जब आप हाइब्रिडाइजेशन समझोगे, और आपको प्लेलिस्ट में हाइब्रिडाइजेशन भी मिल जाएगा। मैंने हाइब्रिडाइजेशन के ऐसे ही ठीक क्वेश्चन बना के पूरा हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन किया है। तो स्ट्रक्चर जब तक सही नहीं बनाओगे तब तक आपको ये डायपोल मोमेंट समझ में नहीं आएगा, रेजोनेंस समझ में नहीं आएगा। अब देखो ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है। अब रेजोनेंस में होता क्या है? रेजोनेंस होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये माइनस है, माइनस का मतलब होता है लोन पेयर, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है। अब ये जो माइनस है, माइनस का मतलब है इस ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन है। ओवरऑल माइनस का मतलब रहता है दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन का हो, माइनस चार्ज का हो या बॉन्ड का हो, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अब ये माइनस यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो C सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस। तो ये दोनों क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वैसे ही ये माइनस इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो C सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस। तो ये तीनों क्या हैं? कार्बोनेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे कार्बोनेट के। कुछ नहीं करना है, माइनस को लोन पेयर, लोन पेयर को बॉन्ड में, बॉन्ड को लोन पेयर या लोन पेयर को माइनस में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और रेजोनेंस की कंडीशन याद रखनी है कि ऐसा होगा कब? ऐसा तब होगा डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव और डबल सिंगल लोन पेयर। अगर कहीं ऐसा है तो वहां रेजोनेंस होगा। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई डबल सिंगल फ्री रेडिकल, ऐसी कंडीशन है तो भी रेजोनेंस होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेजोनेंस की, अगर ऐसा होगा तो रेजोनेंस होगा। अब जैसे देखो CO2 की हम बात करें, CO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये डबल सिंगल नेगेटिव, इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है। नाइट्रेट आयन की बात करें, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये नाइट्रेट आयन है। अब माइनस इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये नाइट्रेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये CO2 का है।
फिर एसीटेट की बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस। अब ये माइनस इधर आएगा तो डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो CH3CO माइनस डबल बॉन्ड O। तो ये दोनों भी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। The two OO bond distance in ozone molecule are equal। पहले ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखते हैं O3। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो पहला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। ये देखो ये यहाँ पर ये ओजोन मॉलिक्यूल है। अब होगा क्या, ये जो लोन पेयर है यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेजोनेंस होने वाला है। और रेजोनेंस होने की वजह से ये जो आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसका हम स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि अब ये जो बॉन्ड है यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो आता रहेगा, ऑसिलेट होता रहेगा, तो यहाँ पर इसका ऑसिलेशन होता रहेगा। तो यहाँ पर ओ बॉन्ड जो है वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ऐसा होगा। अब देखो जैसे इसके पहले अपन ने ये देखा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब ये माइनस यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड उधर चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं इनके बीच देखो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बॉन्ड